हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास के अंदर वनस्पति जगत, और उसके अंदर हमने शैवालों के बारे में विस्तार से पढ़ा था कि किस प्रकार शैवाल की संरचना होती है, वो थैले के समान होती है, वो चट्टानों पर चिपके हुए पाए जाते हैं। तो उसके बाद जो थोड़ा विकसित किस्म आता है वो कौन सा आता है, ब्रायोफाइटा। यानी मैंने आपको सबसे पहले जब पादप जगत हमने पढ़ना स्टार्ट किया था तब मैंने आपको वर्गीकृत बताया था कि किस प्रकार पादप को किन किन भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे निम्न किस्म के उच्च किस्म के पादप है वो कौन कौन से है। तो मैंने आपको क्रम बताया था, सबसे निम्न किस्म के पौधे हैं वो है शैवाल, और शैवाल से जो थोड़े से विकसित किस्म के आते हैं वो कौन से आते हैं, ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा, देखिए ये जो पादप है ब्रायोफाइटा, ये शैवाल से थोड़े से विकसित किस्म के होते हैं, क्योंकि शैवाल तो बिल्कुल थैले के जैसी संरचना थी जिसको देख के पता नहीं लग सकता कि ये पौधा है या क्या चीज है ये। लेकिन अगर आप ब्रायोफाइटा के प्लांट को देखोगे तो आपको थोड़ा आभास होगा कि हाँ प्लांट है, क्योंकि देखिए शैवाल में नहीं पता चल रहा था, क्योंकि उसमें कोई पत्ती के समान, जड़ के समान, तने के समान कोई संरचना थी नहीं। लेकिन इनके अंदर वास्तविक जड़ तना पत्ती तो नहीं होता है, लेकिन उनके समान कुछ ऐसी संरचनाएं होती है, जैसे पत्ती के समान होते हैं उसको पत्ती सम बोलते हैं, तने के समान उसको तना सम, जड़ के समान उसको मूल सम। तो इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिसको तना सम, मूल सम, पत्ती सम संरचनाएं पाई बोलते हैं। तो वो संरचनाएं ब्रायोफाइटा के अंदर पाई जाती है, इसलिए ब्रायोफाइटा को हम देखने पे पता लगा सकते हैं कि हाँ ये कुछ प्लांट है, क्योंकि इसमें उन प्लांट की स्ट्रक्चर के लायक थोड़ी सी कुछ क्या है, स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा, जो ब्रायोफाइटा प्लांट है वो जमीन पर रहते हैं, लेकिन इनको जनन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। यानी इनके अंदर दोनों प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक तो नर युग्मक और एक मादा युग्मक। तो जो नर युग्मक होता है वो गति करके मादा युग्मक के पास जाता है, और मादा युग्मक के पास जाने के लिए उसको क्या आवश्यक होता है, जल होता है, क्योंकि इनके जो युग्मक होते हैं, बीजाणु होते हैं, उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। और ये फ्लैजिला में गति कब करेंगे, जल के अंदर रहेंगे तभी गति कर पाएंगे। ठीक है, तो इनको जल के लिए आवश्यकता होती है, कब, जनन के लिए। और वैसे ये कहाँ पर पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है पादप जगत के उभयचर। देखिए स्टूडेंट्स, उभयचर किसे बोला जाता है, वो प्राणी जो दो स्थानों पर रहता है। जैसे जंतु जगत के उभयचर बोला जाता है मेंढक प्रजाति को। आपको पता है कि मेंढक होता है वो जल में भी रहता है और थल पर भी रहता है। उसी प्रकार ब्रायोफाइटा को उभयचर बोला गया है, क्योंकि ये वैसे थल पर उगते हैं, जमीन पर उगते हैं, लेकिन इनको जनन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है, पादप जगत के उभयचर। पादप जगत के उभयचर। तो पादप जगत के उभयचर किस प्रजाति को बोला जाता है, ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। और उभयचर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये थल पर रहते हैं, लेकिन जनन करने के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है। ये जो शैवाल से विकसित किस्म के होते हैं, शैवाल की तुलना में विकसित पादप शरीर इनमें तना सम, मूल सम और पत्ती सम संरचनाएं पाई जाती है।
यानी उच्च पौधों के तरह इनमें वास्तविक तना, मूल और पत्ती तो नहीं पाई जाती, लेकिन उनके लायक उनकी तरह की थोड़ी सी इनके अंदर स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसलिए बोला गया है कि ब्रायोफाइटा होता है वो शैवाल से थोड़े से विकसित पौधे होते हैं, क्योंकि शैवाल में तो बिल्कुल कुछ स्ट्रक्चर होती नहीं है, वो थैले जैसी संरचना होती है जो अदर सतह से चिपकी रहती है। इसलिए जो ब्रायोफाइटा को है शैवाल से थोड़ा सा विकसित पादप माना गया है। इसको नोट कीजिए। फिर हम और देखते हैं ब्रायोफाइटा के पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, हमने लिखा ना ये पादप जगत के उभयचर, तो इसका अर्थ देखते हैं। ब्रायोफाइटा भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, परंतु इन्हें जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, उभयचर बोला जाता है। उसके बाद देखिए जो ब्रायोफाइटा होते हैं इनका मुख्य जो पादप शरीर होता है उस शरीर को बोला जाता है गेमिटोफाइट, या उसको युग्मकोद्भिद बोला जाता है। वैसे इनमें दो प्रकार का शरीर बनता है, एक बनता है युग्मकोद्भिद और एक बनता है बीजाणुद्भिद। लेकिन इनके अंदर प्रभावी अवस्था कौन सी होती है, युग्मकोद्भिद होती है, जो अगुणित होता है। यानी इनका मुख्य पादप शरीर कैसा होता है, युग्मकोद्भिद कहलाता है। इनका मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद, या उसको क्या बोलेंगे, गेमिटोफाइट। इनका मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद होता है जो अगुणित होता है। यानी इनके अंदर जो मुख्य पादप शरीर होगा वो युग्मकोद्भिद होगा और वह अगुणित होगा। और ये युग्मकोद्भिद क्या करता है, आपको पता है पादप है तो प्रकाश संश्लेषण होगा इसके अंदर, तो ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है। अब जब इसके अंदर युग्मक बनेंगे, वो युग्मक आगे जाकर मिल जाएंगे तो एक जो द्विगुणित संरचना बनेगी, तो इनका दूसरा पादप शरीर बनेगा, उसका नाम आ जाता है बीजाणुद्भिद, या उसको स्पोरोफाइट बोला जाता है। वो जो पादप शरीर बनेगा वो प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि उस पादप शरीर के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इसलिए वो अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकता और वो भोजन के लिए किस पर निर्भर रहेगा, युग्मकोद्भिद पर। इसलिए बोला जाता है ब्रायोफाइटा के अंदर प्रभावी अवस्था कौन सी होती है, युग्मकोद्भिद होता है, जबकि जो बीजाणुद्भिद बनता है वो अप्रभावी होता है। एक तो ये अंतर आ गया, ये प्रभावी, बीजाणुद्भिद अप्रभावी। दूसरा ये होता है अगुणित और बीजाणुद्भिद होता है द्विगुणित। अब जब इससे युग्मकों का निषेचन होगा तो बीजाणुद्भिद का निर्माण होगा, और जब उस बीजाणुद्भिद के अंदर वापस अर्धसूत्री विभाजन होगा तो नए युग्मक बनेंगे और वो युग्मक परिवर्धित होकर वापस किसका निर्माण करेंगे, युग्मकोद्भिद का। यानी
युग्मकोद्भिद का निर्माण तो होगा बीजाणुद्भिद में अर्धसूत्री विभाजन से, और बीजाणुद्भिद का निर्माण होगा युग्मकोद्भिद के युग्मकों में निषेचन होने से। आया अंतर समझ में? अभी मैं आपको डायग्राम से बताऊंगी। और तो आपको ये लाइन ध्यान रखनी है। जैसे देखिए, ये क्यों ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम जगत में जाएंगे, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फिर किसी के अंदर बीजाणुद्भिद प्रभावी होगा, किसी के अंदर दोनों ही प्रभावी होंगे, किसी के अंदर युग्मकोद्भिद प्रभावी होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रायोफाइटा पादप शरीर है उसके अंदर प्रभावी अवस्था कौन सी होती है? इसके अंदर प्रभावी अवस्था होती है युग्मकोद्भिद। मुख्य पादप युग्मकोद्भिद होता है। और ये किस प्रकार का होता है? अगुणित। ध्यान रखना, युग्मकोद्भिद जहां भी नाम आएगा वो अगुणित ही होगा, और बीजाणुद्भिद जहां पर नाम आएगा वो कैसा होगा? द्विगुणित। इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको एक डायग्राम आरेख के द्वारा बताऊंगी कि किस प्रकार युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद पीढ़ी में एकांतरण चलता है। नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए, अब हम आरेख के द्वारा देखते हैं इन दोनों पीढ़ियों को। मैंने आपको क्या बताया कि इन पादपों के अंदर मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? युग्मकोद्भिद होता है। अब इस पादप के अंदर नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग होंगे। वो कौन कौन से होंगे? तो देखिए, नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग। नर लैंगिक अंग क्या कहलाएगा? पूंदानी। और मादा लैंगिक अंग क्या कहलाएगा? स्त्रीदानी। इस पूंदानी से नर युग्मक बनेगा जिसको क्या बोला जाता है? पुमणु। और इससे बनेगा अंड, जो क्या कहलाएगा? मादा युग्मक। अब क्या होगा? ये पुमणु होगा वो गतिशील होगा, इसमें फ्लैजिला पाया जाएगा, जबकि जो अंड होगा वो स्थिर होगा। तो क्या होगा? देखिए, जो पुमणु है वो गति करके किसके पास जाएगा? अंड के पास जाएगा। और इन दोनों के मिलने से जो द्विगुणित संरचना बनेगी उसको क्या बोला जाता है? युग्मनज। अब देखिए, अगर तुरंत इस युग्मनज के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है तो युग्मक बनेंगे, और वो युग्मक परिवर्तित होकर वापस क्या बना देंगे? युग्मकोद्भिद बना देंगे। तो अगर इसके अंदर तुरंत अर्धसूत्री विभाजन हो जाता युग्मनज के अंदर, तो द्विगुणित अवस्था जो बीजाणुद्भिद वाली थी वो बनती नहीं। यानी यहाँ पर जैसे युग्मनज बना, इसमें उसी टाइम अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो गया, तो इसे युग्मक बनकर क्या बन जाता? वापस युग्मकोद्भिद। तो कहीं बीजाणुद्भिद नाम ही नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये युग्मनज है वो उसमें तुरंत अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, कुछ समय तक ये परिवर्तित होता है, और परिवर्तित होकर जो नई द्विगुणित संरचना बनाता है उसका नाम क्या है? बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद, या इसको स्पोरोफाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पोरोफाइट बोला जाता है। इस बीजाणुद्भिद जो ये द्विगुणित अवस्था होती है, और द्विगुणित को किससे लिखते हैं? 2n से लिखते हैं, जबकि अगुणित को किससे लिखते हैं? अगुणित को लिखते हैं n से।
ठीक है, तो युग्मनज में क्या हुआ, परिवर्धन हुआ, और परिवर्धन होने से जो पादप शरीर बना उस पादप शरीर का नाम क्या था, बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट। अब ये बीजाणुद्भिद बन गया, ये प्रभावी नहीं है क्योंकि इस पादप शरीर के अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा, भोजन के लिए इस युग्मकोद्भिद पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। यही कारण है कि ब्रायोफाइटा के अंदर जो युग्मकोद्भिद अवस्था होती है वो प्रभावी होती है और बीजाणुद्भिद अवस्था होती है वो अप्रभावी होती है। अब क्या होगा, कुछ समय बाद बीजाणुद्भिद की कुछ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा। जो यहाँ पर होना चाहिए था अर्धसूत्री विभाजन वो यहाँ ना होके अब बीजाणुद्भिद की अवस्थाओं में होगा, और इसमें जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इस अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। और ये युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। इन युग्मकों का परिवर्धन होने से वापस क्या बनेगा, युग्मकोद्भिद। तो इस प्रकार ये चक्र है वो ब्रायोफाइटा के जगत में चलता रहता है, जिसके अंदर प्रभावी अवस्था कौन सी होती है, प्रभावी अवस्था होती है युग्मकोद्भिद, जबकि अप्रभावी कौन होता है, बीजाणुद्भिद। ये प्रभावी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसलिए ये भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है, युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहता है। यानी ये युग्मकोद्भिद कैसा होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है। तो आपको ये चक्र समझ में आया कि नहीं आया ब्रायोफाइटा के जगत में। एक बार वापस बता रही हूं मैं आपको कि ब्रायोफाइटा का जो पौधा होता है उसको क्या बोला जाता है, युग्मकोद्भिद बोला जाता है। वो अगुणित होता है, उसको गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। इस युग्मकोद्भिद के अंदर लैंगिक अंग होंगे, हम देखते हैं पौधों के अंदर लैंगिक अंग होते हैं, नर लैंगिक अंग और मादा लैंगिक अंग। वो एक पौधे में भी हो सकते हैं, अलग अलग में भी हो सकते हैं। तो पौधे के अंदर लैंगिक अंग होंगे, जो नर लैंगिक अंग होता है ब्रायोफाइटा में उसको बोला जाता है पूंधानी, और जो मादा लैंगिक अंग होता है उसको क्या बोला जाता है, स्त्रीधानी। अब जब पूंधानी के द्वारा नर युग्मक बनेगा उसको बोला जाता है पुंमणु, और जो स्त्रीधानी के द्वारा नर युग्मक बनता है उसको क्या बोला जाता है, अंड। जो ब्रायोफाइटा के अंदर पुंमणु होता है वो गतिशील होता है, उसमें फ्लेजिला पाया जाता है, जबकि जो अंड होता है वो स्थिर होता है। तो ये पुंमणु क्या करता है, इस अंड के पास आता है और दोनों के मिलने से क्या होता है, निषेचन होता है। और निषेचन होने से जो द्विगुणित, यानी ये अगुणित संरचना थी और ये भी अगुणित संरचना थी, जब ये दोनों मिल गई तो क्या बन गई, द्विगुणित संरचना बन गई। अब वैसे अगर देखा जाए तो तुरंत इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाना चाहिए, और अर्धसूत्री विभाजन होकर सीधे युग्मक बन गई, क्या बन जाना चाहिए, युग्मकोद्भिद। लेकिन इनमें तुरंत अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, कुछ समय तक ये युग्मनज परिवर्धित होता है, और परिवर्धित होने से ये एक नया पादप बना लेता है, पादप शरीर बना लेता है। उसको क्या बोला जाता है, बीजाणुद्भिद बोला जाता है। लेकिन ये बीजाणुद्भिद प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि ये जो पौधा बना है ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, और इसको भोजन के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है, युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर कुछ समय बाद बीजाणुद्भिद की कुछ कोशिकाओं में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और वो अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाएगी, युग्मक बनाएगी। इन युग्मकों में जब वापस परिवर्धन होगा तो वापस कौन सा शरीर बन जाएगा, युग्मकोद्भिद वाला शरीर बन जाएगा। तो इस आरेख को नोट कर लीजिए, फिर कुछ पॉइंट्स लिखवाती हूं मैं आपको।
तो ये आरेख देखा, आप कुछ पॉइंट देखिए। ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद मुक्त जीवी नहीं होता है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी युग्मकोद्भिद पर पोषण प्राप्त करने के लिए निर्भर रहता है, निर्भर रहता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्रायोफाइटा पादप है उनका हमारे जीवन में आर्थिक महत्व कितना होता है। तो देखिए, जो ब्रायोफाइटा है उसका आर्थिक महत्व बहुत कम है। ब्रायोफाइटा के दो वर्ग बनाए गए, एक है मोस और एक है लीवरवर्ट। मोस तथा लीवरवर्ट। ठीक है, देखिए जो वैसे ज्यादा इसका उपयोग नहीं है ब्रायोफाइटा का, लेकिन कुछ इसका जो उपयोग है वो क्या क्या है। देखिए, एक तो जो मोस है उसकी एक प्रजाति है जिसका नाम है स्पेगनम। मोस का एक एग्जाम्पल है स्पेगनम प्लांट होता है। वो क्या करता है, एक पदार्थ प्रदान करता है जिसका नाम है पीट। पीट प्रदान करता है। और इस पीट का उपयोग क्या है, पीट का उपयोग है ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में प्रयुक्त। जैसे हमने शैवालों के अंदर देखा था, शैवालों का आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा था। कुछ शैवाल थे जो भोजन के रूप में उपयोग होते थे, कुछ शैवालों में प्रोटीन भरपूर थी, कुछ शैवालों का अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में उपयोग करते थे, कुछ का एगार प्राप्त होता था। तो शैवालों का काफी आर्थिक महत्व था। उसके अलावा ये जो शैवाल थे वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश संश्लेषण करते थे और हमें ऑक्सीजन गैस भी ज्यादा प्राप्त होती थी। ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइटा का शैवाल के जितना तो आर्थिक उपयोग नहीं है, लेकिन कुछ इसका उपयोग है जो आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक जो ब्रायोफाइटा है उसको दो भागों में बांटा गया, एक मोस और एक लीवरवर्ट। अब मोस का एक उदाहरण है, प्रजाति है जिसका नाम है स्पेगनम, और स्पेगनम के द्वारा पीट पदार्थ प्राप्त किया जाता है और उस पीट पदार्थ का उपयोग किसके रूप में होता है, ईंधन के रूप में होता है। उसके अलावा जो मोस होते हैं ना, इनकी जलरोधी क्षमता होती है, जलरोधी क्षमता। यानी जो मोस का पादप शरीर होता है वो अपने में से जल को आने जाने नहीं देता, जल के लिए अपारगम्य होता है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि जो मोस होता है वो मिट्टी पर एक सघन परत बना लेते हैं, और सघन परत बनाने से जो पानी का तेज बहाव है या पानी है वो मृदा तक नहीं जा पाता और मृदा अपसरण को रोकते हैं। आप देखते हो ज्यादा अगर बरसात आती है तो वो मिट्टी को अपने साथ बहा कर ले जाती है और उस स्थान पर मिट्टी कम हो जाएगी तो वनस्पति अपना पूरा जीवन यापन नहीं कर सकती।
तो मोस क्या करते हैं, उस मिट्टी पर एक परत बना लेते हैं। अगर मिट्टी पर मोस की परत है तो पानी की बूंदें उसमें से पार होकर मृदा तक नहीं जा पाएगी और मृदा अपसरण को रोका जा सकता है। तो मोस है, इसकी जलरोधी क्षमता होती है। और ये क्या करते हैं मोस, ये मिट्टी पर सघन जलरोधी परत का निर्माण कर लेते हैं। जिसके कारण मृदा अपसरण को रोका जा सकता है। मृदा अपसरण को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ मोस के उपयोग है। उसके अलावा देखिए कुछ सबसे पहले जब कोई भी पौधा नहीं था तो क्या था, इस प्रकार की जमीन थी, जैसे चट्टानें बनी हुई थी और इन चट्टानों पर मिट्टी कुछ भी पदार्थ नहीं थे जहां पर पौधा उग पाए। तो इस स्थानों पर सबसे पहले अनुक्रमण किया था एक लाइकेन नाम का पादप था। आपको पता हो तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कवक और शैवाल का जो मिश्रित पौधा होता है उसको क्या बोला जाता है, लाइकेन। अब लाइकेन ने क्या किया, इन चट्टानों पर सबसे पहले अटैक किया। सबसे पहले यहां पर कौन है, लाइकेन। लाइकेन इस चट्टान पर चिपक गए और उन्होंने इस चट्टान को थोड़ा थोड़ा तोड़कर कुछ ह्यूमस के जैसा पदार्थ बना दिया। अब जैसे ही कुछ थोड़ा बहुत ह्यूमस के जैसा पदार्थ बना दिया तो अब यहां पर कौन उग सकते हैं, ब्रायोफाइटा। अब यहाँ पर कौन से पौधे आ गए, ब्रायोफाइटा आ गए। ब्रायोफाइटा ने यहाँ पर इस ह्यूमस की सहायता से ये चट्टानों पर चिपक गए। अब ये इस ह्यूमस का उपयोग करते हुए अपना परिवर्धन करते हैं और साथ साथ ये यहाँ पर किसका निर्माण करेंगे, कुछ मिट्टी का निर्माण कर देंगे। और फिर जैसे ही मिट्टी बन जाएगी तो उच्च किस्म के पौधे विकसित होने लगेंगे। फिर टेरिडोफाइटा बने आएगा, फिर जिम्नोस्पर्म आएगा, फिर एंजियोस्पर्म आएगा। तो देखिए जो लाइकेन है इसको तो किसी जगत में नहीं रखा RH व्हिटेकर ने, तो हम इसका अध्ययन भी ज़्यादा नहीं करते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि अनुक्रमण के अंदर कौन से पादप सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अनुक्रमण का मतलब है वो स्थान जहाँ पर कोई प्रजाति नहीं थी वहाँ पर जाकर जिसने सबसे पहले अपना जीवन स्थापित किया, सबसे पहले वहाँ पर जाकर स्थित हुए, उनको क्या बोला जाता है, अनुक्रमण बोला जाता है। तो वैसे अगर रियलिटी में देखा जाए तो सबसे पहले अनुक्रमण किसने किया, लाइकेन ने किया। लेकिन लाइकेन को RH व्हिटेकर ने कोई स्थान नहीं दिया है, उन्होंने इसको किसी भी जगत में नहीं रखा है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, ब्रायोफाइटा। कि ब्रायोफाइटा है वो अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जिस स्थान पर पहले कोई पादप नहीं थे वहां पर सबसे पहले जाकर कौन से पादप उगे, ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ये इसका उपयोग क्या है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ब्रायोफाइटा अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रायोफाइटा अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भले ही यहाँ पर अनुक्रमण सबसे पहले लाइकेन ने किया था, लेकिन फिर भी किसका माना जाएगा, ब्रायोफाइटा का, क्योंकि लाइकेन को कोई नहीं जानता है। हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं RH व्हिटेकर का, और यहाँ पर RH व्हिटेकर ने लाइकेन का कहीं भी डिस्कस भी नहीं किया है। इसलिए हम बोलेंगे कि सबसे पहले अनुक्रमण में भूमिका निभाने वाले पादप कौन से, ब्रायोफाइटा। तो ये ब्रायोफाइटा कुछ आर्थिक महत्व है, सबसे पहले अनुक्रमण में भूमिका निभाना। दूसरा, मोस की कुछ प्रजातियां होती है, स्पेगनम के द्वारा क्या किया जाता है, पीट प्रदान किया जाता है और इस पीट का ईंधन के रूप में उपयोग होता है। तो ये आर्थिक महत्व हो गया। अगला इसका उपयोग है कि जो मोस है ब्रायोफाइटा के सदस्य है उनके अंदर जल रोधी क्षमता पाई जाती है, यानी जल को रोकने की क्षमता। तो जब मोस प्लांट है वो जमीन पर उग जाएगा, एक परत बना लेगा, तो पानी का तेज बहाव उस परत को नहीं भेद सकता
और मिट्टी तक नहीं पहुंच सकता। मिट्टी तक नहीं पहुंचेगा तो मिट्टी बह कर नहीं जाएगी, और मिट्टी का जल के साथ बह कर जाना क्या कहलाता है? मृदा अपक्षरण कहलाता है। और मृदा अपक्षरण को इस प्रकार रोकने में कौन सहायता करते हैं? ब्रायोफाइटा की जो मोस प्रजाति है वो सहायता करती है। तो ये भी एक प्रकार का आर्थिक महत्व है। तो ये थे हमारे ब्रायोफाइटा के आर्थिक महत्व, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपने नोट कर लिया कि जो ब्रायोफाइटा के दो जगत हैं, मोस और लिवरवर्ट। हमने यहाँ तक ब्रायोफाइटा के जो बेसिक पॉइंट थे वो पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जल में भी रहते हैं, जल इनके जनन के लिए आवश्यक होता है, जबकि ये स्थल पर रहते हैं तो दोनों स्थानों का उपयोग करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है पादप जगत के उभयचर। फिर हमने देखा इनका मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? युग्मकोद्भिद। इनके अंदर बीजाणुद्भिद भी बनता है, लेकिन वो प्रभावी नहीं होता है क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो वो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए किस पर निर्भर रहता है? युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहता है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखा था कि जो ब्रायोफाइटा है वो आर्थिक महत्व भी है, उनका कुछ मोस की प्रजातियां आर्थिक महत्व प्रदान करती है, ठीक है। तो ये सब हमने पॉइंट देके अब ब्रायोफाइटा को दो भागों में बांट दिया गया। पहला भाग है मोस और दूसरा भाग है लिवरवर्ट। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।